हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लिए लाए हैं महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता नियंत्रण मालिका परीक्षक से अभी तक हमारे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, वो सभी प्रश्न हम इस वीडियो में कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत को जो है कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल परामर्श देता है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2000 का प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इसमें दे रखा है। आप चाहें तो इसे जो है पॉज करके देख सकते हैं। हम पॉज करेंगे, हम बताएंगे एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो देखिए, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है दो ही पद धारण करते हैं। एक तो भारत का महान्यायवादी और दूसरा होता है आपका राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल भी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, भारत के महान्यायवादी को जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, प्रश्न को बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, प्रश्न वही रहता है और प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखा कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी। तो देखिए, भारत के प्रथम विधि अधिकारी आपके यही है, महान्यायवादी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। तो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, तो किसके? ये हैं आपके भारत सरकार के। ये पूरे भारत सरकार के प्रति दायित्व होता है इनका। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो भारत के सभी न्यायालयों में जो सुनवाई कर सकता है वो कर सकता है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है कूट बताने कौन सा कूट ठीक है हमारा। तो पहला कूट है हमारा, पहला कोड है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं। बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा, उसे संसद के सदन का सदस्य होना चाहिए। तो ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, महान्यायवादी संसद का सदस्य हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथा है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, नहीं, ये भी गलत है। तो ये राष्ट्रपति ही इसके जो है पद पर पदच्युत करता है और इसे पद से विमुक्त भी राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला कथन है हमारा, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह हो। तो बिल्कुल है, क्योंकि महान्यायवादी की योग्यता जो है भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो ये कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो सिर्फ एक ही सही हो जाएगा इसका। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, महान्यायवादी जो है लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। बिल्कुल भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा है, लोकसभा की समिति का सदस्य हो सकता है। तो ये भी सही है, लोकसभा की समिति का सदस्य हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए ये मतदान नहीं कर सकता। तो सिर्फ 1 2 3 सही हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है? तो देखिए, संसद को जो संबोधित करने का अधिकार है वो भारत के न्यायवादी को है।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट या संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग कौन ले सकता है? तो देखिए, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने या किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो देखिए, हमारा भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी हो जाएगा। ये किसी भी संसद में बोल सकता है, लेकिन संसद के किसी भी सदन में जो है वोट नहीं डाल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह है आपका अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो आपका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है, मतदान नहीं कर सकता, बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो देखिए, संसद के किसी भी सदन की भाग ले सकते हैं। एक तो आपका उपराष्ट्रपति ले सकता है और एक आपका जो है महान्यायवादी ले सकता था। ऑप्शन ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन निरस्त कर दिया गया था क्योंकि इसके दो आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, तो वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो सही है, वो मंत्रिमंडल का सदस्य है। उस और दूसरा है, उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, ये भी सही है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, ये गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो सी एंड डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो देखिए, सॉलिसिटर जनरल जो होता है ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर जो राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके जो है एक्सप्लेनेशन है एडवोकेट जनरल का, महाधिवक्ता का। ये अनुच्छेद भाग 165 में आता है, जबकि जो महान्यायवादी वो क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये उसकी योग्यता है कि वह प्रत्येक राज्य का राज्यपाल या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, जैसे आपका महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है, आपका महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो यह है महाधिवक्ता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो राज्य सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है कानूनी मामलों में? तो ये आपका महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। देखिए, महान्यायवादी जो होता है वो देश के लिए होता है, सेंटर में होता है, और जो महाधिवक्ता होता है वो स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के अनुशंसा पर की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। अनुशंसा की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट राज्यपाल उसे पद पर आसीन कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपील तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 148 में है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो होती है अनुच्छेद 148 के तहत जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया जाता है? मतलब कि पद का जो सृजन है वो कैसे किया था? तो देखिए, ये संविधान ने ही किया था। तो ये जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, इससे एक सवाल और बढ़ता है कि जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद है वो संवैधानिक है कि नहीं है? तो हाँ, संवैधानिक होता है। ये संविधान में ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 6 वर्ष, ऑप्शन सी, 148(3) के अनुसार। और 6 वर्ष यहाँ देखिए, इसके दो कार्यकाल होते हैं, या तो 6 वर्ष हो या फिर 65 वर्ष की उम्र, कोई भी पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल सही है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के बाद वे अन्य सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, नहीं, गलत है। देखिए, पदच्युत करने के लिए जो है, उसके लिए एक जो है पूरी की पूरी प्रोसेस लगानी पड़ती है, वही प्रोसेस जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को लगानी पड़ती है। एक तरीके का महाभियोग ही हो जाता है इसके खिलाफ, तब जाकर के ये पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण भारत के नियंत्रण नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो यह है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी। कथन निष्कर्ष है, क्वेश्चन नंबर 33 है, कथन है इसका कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है, अपितु औचित्य भी करना है, तो ये सही है। ये जो है वो पूरा टैक्सेशन का, आपका व्यय का जो है, जितना भी इनकम का सोर्सेस होते हैं वो सभी देखता है। दूसरा, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और सदन के कानून बनाए रखना है, तो ये भी सही है। तो देखिए, दोनों कथन ही सही हैं। और जो है ये एक ही सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि वो ऐसा प्रतिबंधित होता है कि वो संविधान और संसद के जो कानून हैं, वित्तीय कानून, वित्तीय प्रशासन, उनको बनाए रखने का के लिए बाध्य है। यही कारण है कि वो वैधता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? तो जो है ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट बता देते हैं कि आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से पहले होने वाली सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये गलत है, पालन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, भी नहीं है इसका, डी दे रखा है, डी कैसे है? हाँ, आकस्मिक निधियों को तो देखता है वो, सार्वजनिक धन की प्राप्ति को नहीं देखता, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सही देखना था, गलत देखना था इसका। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार होता है, बिल्कुल सही है। दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे, दोनों काम कर सकता है। वो किसी भी डॉक्यूमेंट को कभी भी चेक कर सकता है, किसी भी विभाग के डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है। देखिए, सीएजी की संसद की राज्य, ये जो है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लोक निधि के फलोत्पादक और आशातीत प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय का महत्व है, तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं हम, आप देख लेना। आपको पढ़ने बाकी है, बाकी हम आंसर आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, पढ़ने तो आपको सभी है। तो देखिए, कैग जो है मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी प्रतिवेदनों को पर लोक लेखा समिति का विचार विमर्श करता है, ये भी सही है। और कैग प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियों उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो, तो ये भी सही है। एक ऑप्शन 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। तो अंतिम जिम्मेदारी जो है संसद की है कि उसने जो टीका टिप्पणी की है उस पर कार्रवाई जो करे वो संसद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संसद की लोकलेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। तो ये रहता है लोकलेखा समिति में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 39 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। तो यह है अनुच्छेद 149। 146 में तो जो है कैग का 146 में इसका पद का वर्णन है कैग का, और 149 में कर्तव्य। देखिए ये जो है क्वेश्चन निरस्त हो गया था तो इसे भी नहीं पढ़ेंगे हम। 41 की तरफ चलते हैं। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो देखिए ये लोकलेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक भी कह सकते हैं लोग जो है महालेखा नियंत्रण एवं महालेखाकार को। ठीक है, देखिए लोकलेखा समिति की कार्रवाई की मध्यस्थता नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार इस समिति के वे मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। किस वर्ष में अकाउंटिंग और को ऑडिटिंग से अलग किया गया था तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया था। तो ये हुआ था 1976 में। ठीक है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 1971 का संशोधन जिसमें कि महालेखा नियंत्रण के कर्तव्य शक्तियों सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन लेखा परीक्षक को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। तो यह संशोधन किया गया था, तो इसमें संशोधन किया था 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। तो राज्य के वित्तीय लेखों का परीक्षण जो है आपका कैग करता है। कैग इस आंसर में है नहीं तो इसका मतलब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 है लोक नीति का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो लोक नीति का जो अभिभावक है वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सीएजी कार्य करते हैं। तो देखिए भारत के सीएजी जो हैं वो सिर्फ लोक वित्त यानी कि धन संबंधी कार्य करते हैं, संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के। तो देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के 14वें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें जो है हमें सूची मिलान करना है। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है उसकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। दूसरा भारत के महालेखा परीक्षक की जो होता है वो लेखा समिति का मित्र होता है। और भारत का जो महाधिवक्ता होता है सॉलिसिटर जनरल वो जो होता है ये गलत हो गया है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का नियंत्रण में महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का, और भारत का महाधिवक्ता जो होता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यता रखता है। और भारत का जो महान्यायवादी है वो लोकसभा समिति की बैठक करता है। तो ए का 3 बी का 4 ए का 3 बी का 1 जो है हमारा इसमें, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं सही सम्मेलन ये है आपका, इसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो देखिए हम डायरेक्ट जो है विथ डायरेक्ट गलत क्वेश्चन को ही बता देते हैं आपको जो गलत है। तो इसमें डी गलत है कि व्यावसायिक बैंकों के कार्य का संपादन, बाकी सभी सही है। आपको ये सभी कार्य देखने हैं और इनको देख करके समझना है। इस सीरीज का जो है ये लास्ट प्रश्न था। अब ये है वरीयता अनुक्रम पर हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए बीच बीच में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं, शुरुआत है हमारी, तो ऐसी गलतियों के लिए हमें क्षमा करिए। और अपने कमेंट द्वारा बताइए कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।